हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न एंड शेयर की इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ने में काफी मजा आया होगा। एकदम मतलब एक कुछ नया पढ़ रहे हैं ऐसा लगा होगा, क्योंकि 8वीं तक इस तरह से पढ़ाई आप लोगों ने पक्का है नहीं की होगी। और अगर आप किताब खुद से उठा करके भी पढ़ने लगेंगे ना, तो ऐसा तो फील नहीं आने वाला है। तो आ जाओ अपन आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ। तो यहां देखें, हमने पिछली क्लास में इस गति वाले चैप्टर में एक तो इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो उसमें तो मैंने आपको फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन, साइंस के 3 हिस्से कैसे किए हैं, फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसी में ही हमारा चैप्टर है गति या मोशन। फिर इसका इंट्रोडक्शन, और फिर गति में है हर जो चीज इस दुनिया में लगभग हम देख रहे हैं कि सब कुछ ही गतिशील है। तो वो समझ करके हम लोगों ने गति की परिभाषा दी थी कि भाई आप मोशन को परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि साइंस का मतलब क्या है, हर चीज की डेफिनेशन बना सकना, मैथमेटिक्स का यूज करना चीजों को समझाने के लिए। और फिर हम लोगों ने भौतिक राशियां क्या होती है ये समझा था। इसके बीच में हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसको हमने निर्देश बिंदु बोला था। आई होप याद होगा आपको, रेफरेंस पॉइंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि ऐसा कोई बिंदु जो कि स्थिर हो और जिसके सापेक्ष हम किसी जो दूसरी वस्तु है उसको, उसकी गति को या उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो उसको हमने स्थिर बिंदु या एक निर्देश बिंदु बोला था। फिर ग्राफ वाला भी मैंने आपको समझाया था कि अपन कैसे काम में लेंगे। और फिर हमने भौतिक राशियों की परिभाषा समझ के देखा था कि 2 तरह की होती हैं भौतिक राशियां, पहली अदिश और दूसरी सदिश। तो सदिश हमने नहीं पढ़ी थी कल की क्लास में, तो आज की क्लास हम शुरू सदिश राशियों से करेंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज हम दूरी और विस्थापन को समझेंगे। वैसे तो समझ हम चाल और वेग को भी सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इतना कर लेंगे तो बहुत होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एक आध क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं, उनको भी एक आध को अपन करने की कोशिश करेंगे। तो आ जाइए फटाफट से अपना इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पेन पेपर उठा लें सब जने और लिखना शुरू करें। और एग्जाम में भी आप ही को खुद से ही लिखना है सोच करके, तो हम लिख करके ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पॉइंट नंबर 2, और ये है सदिश राशि। बोले तो इंग्लिश में आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं, आपको परिभाषा याद है? हमने बोला था ऐसी कोई सी भी चीज जिसको हम नाप सकते हैं, या किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसको मापा जा सकता है, उसको हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। तो उसी में ही फिर हम लोगों ने अदिश और सदिश राशि पढ़ी थी। अदिश पढ़ लिया था, सदिश पढ़ रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसकी परिभाषा बड़ी सरल है। हम कहेंगे वह भौतिक राशि, तो ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वह भौतिक, ऐसे करके, वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक एवं दिशा की आवश्यकता होती है। एक चीज आप लोग यहां पर नोटिस करेंगे कि मैंने लिखा है परिमाण। आप सोचेंगे कि परिमाण क्या भला है, तो असल में जो परिमाण है ना, इसी को मैं कल की क्लास में आपको आंकिक मान कह रहा था। तो बात एक ही है, आप आंकिक मान बोलो या आप परिमाण बोलो, क्योंकि बुक में ना आंकिक मान नहीं लिख करके परिमाण लिख करके हमको देते हैं। परिमाण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और आंकिक मान को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। बात एक ही होती है, बात एक ही है। तो एक आध अपन इसके एग्जाम्पल समझते हैं। भाई ऐसा क्या है, आप खुद सोच करके देखो अपनी डेली लाइफ में, ऐसा अपन क्या नाप रहे हैं जिसमें दिशा की जरूरत होती है? क्या कभी ऐसे गए आप लोग ऐसे सब्जी लेने के लिए और आलू वाले अंकल को बोलते हो, अंकल मेरे को 2 किलो आलू दो उत्तर दिशा में? ऐसा कभी बोला आपने कि नहीं अंकल आज तो मेरे को आप 2 किलो आलू दक्षिण दिशा में तोल करके दो? ये बिल्कुल सेंस ही नहीं बनेगा ना, वो आदमी आपको इतनी तीखी नजरों से देखेगा ना कि आप परेशान हो जाओगे। और सही भी बात है, इसके लिए कहां दिशा की जरूरत है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजों में हमें दिशा बताने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, नहीं तो वो अधूरी क्वांटिटी हो जाती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हम सब जने। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये पेन यहां पर पड़ा है। ये मेरे से कितना दूर है? ये मेरे से मान लीजिए एक आधा मीटर दूर है। 1 मीटर होगा ना, 1 मीटर हो गया लगभग इतना। तो मैंने कहा ये मेरे से 1 मीटर दूर है, तो मेरे को इसकी तरफ जाना है। तो मैं 1 मीटर अगर आपकी दिशा में आ जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा क्या इसके पास? नहीं। अगर मैं 1 मीटर इस वाली दिशा में जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं। मैं पीछे जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं। मेरे को इसी की दिशा में जाना रहेगा 1 मीटर, तभी पहुंचूंगा ना मैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपके घर से ताजमहल कितना दूर है, आप बोलो अरे सर गूगल पे अभी देख के बताते हैं यहां से यहां तक, ये सर है 300 किलोमीटर दूर है। तो मैं कहूं तुम एक काम करो, 300 किलोमीटर उधर रामेश्वरम की तरफ निकल लो, तमिलनाडु की तरफ चले जाओ, 300 किलोमीटर पहुंच जाओगे क्या ताजमहल? नहीं। तो उसके लिए आपको एक सीधी उस विशेष दिशा में जाना पड़ेगा, तब पहुंचोगे ना। तो कुछ कुछ चीजों को बताने के लिए भाई परिमाण और मात्रक तो चाहिए ही चाहिए, उसका तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ साथ में दिशा भी चाहिए। ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल लिखेंगे, धीरे धीरे ये वाली चीज नहीं है आप लोगों के लिए, धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए बल। बल मतलब धक्का, धक्का मारने का, यही बल होता है और कुछ नहीं। तो बल का जो मात्रक है हमारे पास में वो होता है न्यूटन। क्या होता है स्टूडेंट लोग? न्यूटन। तो इसका जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 10 न्यूटन बल, एन से लिखते हैं इसको। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक ऐसे क्यों आया, ये अपने आगे के चैप्टर्स में। अभी मान लो जैसे अपन द्रव्यमान को, किसी चीज का वजन नापते हैं तो हम बोलते हैं 50 किलोग्राम का है, तो किलोग्राम मात्रक है ना हमारे पास में। तो वैसे ही यहां पर न्यूटन मात्रक है, बस इसको दिमाग में बैठा लो आप लोग। अब मैंने कहा कि मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर पे अपने को धक्का लगाना है। तो जैसे मान लो मैं इसको है ना ऐसे इधर आप लोगों की दिशा में आपके पास ऐसे भेजना चाह रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे ऐसे धक्का लगाऊंगा, यहां से पीछे धक्का मारूंगा तो आगे खसकेगा। सही बात है ना, ये यूं उछल करके आपके पास में आ जाएगा। तो मैंने कहा मान लो इसको मैंने ऐसा 10 न्यूटन का बल लगाया और ये खसक करके यहां तक आ गया, ऐसा मान लो। तो ये मैंने इस दिशा में लगाया तभी इस तरफ आया ना। मान लो सामने वाली दिशा उत्तर दिशा है, तो इसको उत्तर दिशा में जब मैंने लगाया तो ही आपके पास आया ना। अगर मैं इसको इस तरफ 10 न्यूटन के बल से फेंक दूं ऐसे धक्का मार के, तो क्या ये आप तक पहुंच जाएगा? क्या नहीं पहुंचेगा। तो दिशा कहीं किसी किसी जगह पर दिशा बताना बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज आसमान में ऐसे उड़ा, अब बोला कि अभी हम निकले हैं, जयपुर से निकलेंगे और हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो अब ऊपर बादल ही बादल हैं, ऊपर तो कोई लाल बत्ती भी नहीं लगी हुई, कोई हरा बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि सीधे जाएंगे तो दिल्ली है, बाएं जाएंगे तो आगरा है, दाएं जाएंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। वहां तो कोई बोर्ड भी नहीं है कि यहां से मुड़ जाना। फिर बोले पायलट को बोले जब आप सीधे सीधे जाओगे ना तो एक खंबा आएगा, खंबे से लेफ्ट ले लेना, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। तो वहां पे तो सीधा सीधे जाना है ना भाई। मान लो ये जयपुर, ये दिल्ली, यहां से अगर ऐसे उड़े तो वो यूं मुड़ के यहां जाएंगे, सीधा यहीं उतरना जाके। तो उनको तो दिशा पता होनी चाहिए ना। उनको वो रेडियो स्टेशन वाले क्या बोलते होंगे फोन करके कि हाँ सीधे चलो, फिर है ना 12 डिग्री जो है पूर्व की दिशा में मुड़ जाओ। 12 डिग्री में चलता हुआ वहां मामला एकदम बारीक, बोले हाँ आप सीधे सीधे चलते रहो, इतनी स्पीड से इतनी देर तक चलो तो आप इस शहर के ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर इतना इधर मुड़ो, फिर इतना इधर मुड़ो, अभी सीधे सीधे नीचे उतरो। तो ये हमारे पास में उधर एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल समुद्र में ले लो। अब समुद्र में तो जहां देख लो पानी, चारों तरफ कोई पहाड़ नहीं, कोई गली नहीं, कोई नुक्कड़ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी है बस। काफी लोग तो खो जाते हैं, यूं यूं घूमते रहते हैं उसमें, जंगल, उसमें पानी में। अंतरिक्ष में भी खो सकता है कोई, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो कुछ कुछ चीजों को बताने के लिए दिशा की बहुत ज्यादा हमको जरूरत होती है। तो जैसे एक बल बताया मैंने आपको, इसके अलावा कुछ कुछ राशियां और हैं, अभी लिखूंगा तो आपको नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे इनसे परिचित होते जाओगे। एक राशि होती है हमारे पास में संवेग। अब जैसे ये पूरा नहीं हुआ, 10 तो क्या हो गया हमारे पास में, आंकिक मान या परिमाण हो गया। न्यूटन क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब आगे दिशा बतानी पड़ती है। जैसे मान लो मैंने कह दिया उत्तर दिशा, मैंने मान लिया पूर्व कह दिया, मैंने उत्तरी पूर्व कह दिया, मैंने डिग्री में बता करके दिशा मेंशन कर दी, तो काफी गहराई से भी मेंशन किया जा सकता है। संवेग एक राशि होती है हमारे पास में। संवेग दरअसल हमारे पास में mv होता है। अभी तो खैर बताऊंगा, अभी कोई मतलब नहीं है, आगे धीरे धीरे आएगा सब कुछ, चिंता मत करो उसकी। और इसके अलावा जैसे अपने पास में एक राशि होती है विस्थापन, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, तो इसको भी रखो, आज पढ़ाऊंगा सब कुछ। विस्थापन दूरी के जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा हमारे पास में
विद्युत धारा जो होती है ना, वो भी कैसी होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि विद्युत धारा की भी एक विशेष दिशा होती है, वो प्लस से माइनस की तरफ बहती है। ये अपने 10वीं क्लास में आता है, तो वहां पर भी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है, लेकिन चिंता ना करें, ये जो सदिश राशियां पढ़ रहे हैं धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास में, अगला एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन, वेग जो होता है वो भी एक सदिश राशि होती है। एक और सदिश राशि है जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। तो ये सारी सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी हैं। इन सबको बताने के लिए दिशा को बताने की आवश्यकता होती है। लेकिन द्रव्यमान हो गया, 5 किलो आलू दे दो, या बोले आपकी लंबाई कितनी है, बोले साहब मैं लंबा हूं 6 फीट उत्तर दिशा में, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब कुछ कुछ चीजों में तो दिशा बताना बेवकूफी लगेगा, काहे दिशा बता रहे हो। 6 मीटर मतलब मान लो आपको बोले कि कोई भी, कि जैसे वजन की बात की कि ना आपका वजन कितना है, बोले साहब मैं अभी 60 किलो का हो गया था दक्षिण पूर्व दिशा में, कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अब हम बढ़ सकते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास में, दूरी और विस्थापन का टॉपिक। तो हेडिंग डालेंगे सारे स्टूडेंट्स, द से दूरी। तो यहां लिखें दूरी, दूरी को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस। इसको एस से भी डिनोट करते हैं, छोटे एस से, और डी से भी इसको डिनोट करते हैं, छोटे डी से, दोनों से करते हैं। तो कंफ्यूज उसमें नहीं होंगे हम लोग बिल्कुल भी। दूरी क्या होती है, परिभाषा अगर हम लोग मेंशन करें तो बड़ी आसान सी परिभाषा है, अच्छा लगेगा आप लोगों को जानकर। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं आपकी क्लास का जो सबसे शरारती स्टूडेंट है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी क्लास का जो सबसे शरारती स्टूडेंट है, ये उसका घर है, और यहां पर उसका स्कूल है। ये बड़ी सी बिल्डिंग है उनके स्कूल की, ठीक है, यहाँ बोर्ड लगा है स्कूल का, बड़ी सी एकदम बिल्डिंग है, शानदार। तो ये स्कूल है। अब ये स्टूडेंट घर से तो निकलता है कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, तो अगर मान लो इनके पास में क्या है, साइकिल है, तो ये इस वाले रास्ते से जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, गलियां गलियां होती है ना, तो यूं जाके एंटर करता है यहाँ पे। ये हमारे पास में मान लीजिए पॉइंट बी है जिसको हमने स्कूल बोला है, ठीक बात है, दिस इज पॉइंट बी। एक रास्ता ऐसे स्टूडेंट के पास में ये है कि जिस दिन इसको बोला जाता है ना कि पापा की गाड़ी फ्री पड़ी है, आज गाड़ी ले जाओ, तो ये दोस्त बोलता है अरे वाह मजा आ गया, आज तो हम गाड़ी लेके जाएंगे। तो ये निकलता है घर से, यहाँ से फिर यूं जाता है और अपने दोस्त को पहले ही फोन कर देता है, कहता अरे तू भी साइकिल मत लेना, पापा की गाड़ी ला रहा हूँ, पापा की साथ चलेंगे। तो उसको लेने जाता है यहाँ पे। फिर ये दोनों दोस्त ज्यादा होशियार, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं अब एक काम कर, आए हैं तो आइसक्रीम खा के चलेंगे, आइसक्रीम खाने यहाँ निकल गए। फिर बोलते हैं अरे यार वो तीसरा दोस्त है ना, उससे मिलते हुए चलते हैं। फिर ये यहाँ से आकर के लंबा वाला रास्ता जा रहे हैं। समझ रहे सारे स्टूडेंट्स? ऐसा तुम तो नहीं करते ना, आई होप नहीं करते। दो रास्ते हो गए। और फिर इनके पास में एक और ऑप्शन भी है कि अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट के पास में अगर कुछ भी नहीं है और बस से स्कूल जाना पड़े अगर कभी, तो फिर बस स्टैंड जाना पड़ेगा, पहले बस पकड़नी पड़ेगी यहाँ से, और बस फिर यहाँ जाती है पहले, और फिर यहाँ बस स्टैंड पे रुकते 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 फिर यूं जा करके फिर यूं लेकर के इनको यहाँ पर छोड़ती है। समझ में आई सबको पहली बार? तो ऐसे खूब सारे रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे तो खूब सारे रास्ते पॉसिबल हो सकते हैं, जिसके मैंने तो केवल आपको 3 ही एग्जाम्पल दिए। जैसे मान लीजिए ये वाला हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर ए है, और ये वाला जो है येलो वाला आपके पास में एग्जाम्पल नंबर बी है, और ये व्हाइट वाला जो है आपके पास में एग्जाम्पल नंबर सी है।
तीन एग्जाम्पल है, तीनों में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, तीनों की दूरी अलग अलग हो सकती है। इस वाले रास्ते से गए तो काफी लंबा जा रहे हैं ना, तो बाइक से घूमते हुए जा रहे हैं, हालांकि पहुंच तो जल्दी जाते हैं लेकिन घूमते घूमते जा रहे हैं। तो ये मान लो आप लोग कितने किलोमीटर का रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। येलो वाला जो रास्ता है हमारे पास में कंपैरेटिवली सबसे छोटा है, मान लो 3 किलोमीटर का रास्ता है। और ये वाला जो रास्ता है हमारे पास में, ये इन बिटवीन रास्ता है, लेट अस से कि ये 4 किलोमीटर का रास्ता है। चारों की दूरी अलग अलग है। हमने यही लिखा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई। तो दो बिंदु कौन से हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा। मान लीजिए इन बिंदुओं को हम लोगों ने ए और बी बोल दिया, तो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। तो ए और बी पॉइंट के बीच में तय की गई कुल पथ की लंबाई, टोटल कितना रास्ता चली कोई वस्तु, यहां से यहां जाने तक टोटल कितना चले। इस वाले रास्ते से गए तो 3 किलोमीटर चले, इस वाले रास्ते से जब आप गए तो 4 किलोमीटर चले, इस वाले रास्ते से जब आप गए तो 5 किलोमीटर चले। और आप ये बात नोटिस करोगे कि ये जो दूरी है ना, ये हमारे पास में अदिश राशि है। दूरी कैसी है हमारे पास में स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सब जने, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। इसको बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, बस बोल दिया कि मैं आज गाड़ी से, पापा की गाड़ी से 5 किलोमीटर चला करके गया। 5 किलोमीटर दिशा नहीं बताई, दिशा बता भी नहीं सकते, क्योंकि पहले आप यहां गए, फिर यहां गए, दिशा चेंज हो गई, फिर 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 चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई। तो कोई एक दिशा तो है ही नहीं आपके जाने की। जब आप बात दूरी की कर रहे हो तो दिशा फिक्स नहीं है। आप यहां पहले गए, फिर यूं मुड़ गए, फिर यूं 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 घूम करके वहां पहुंचे, यूं 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 यूं। कोई एक दिशा तो फिक्स ही नहीं है। वो 4 दिशाएं मैंने आपको बता दी। ऊपर की तरफ अपन पेपर पे उत्तर मानते हैं, नीचे दक्षिण होता है, सीधे हाथ पे आपके पास में पूर्व होता है और उल्टे हाथ पर हमारे पास में पश्चिम होता है। यहां कोई दिशा हमारे पास में फिक्स ही नहीं। तो टोटल जितना भी रास्ता है उसको आप क्या बोल देंगे, दूरी, बात खत्म। बस इतना ही है। समझ गए सारे स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर गाइस? अब हम लोग इसी के पैरेलल में एक और जो राशि है ना उसको समझेंगे, और वो है हमारे पास में विस्थापन। और यहीं पर कहानी में थोड़ा सा मोड़ आएगा। तो सारे स्टूडेंट्स यहां पर पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे विस्थापन, और फिर हम एक आध एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो विस्थापन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विस्थापन जो है ना एक सदिश राशि है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हमें मेंशन करना ही करना है। पहले चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन हमारे पास में है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी ना लिख करके हमें लिखना चाहिए कि बीच की न्यूनतम पथ लंबाई। समझ गए क्या सारे स्टूडेंट्स? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, सबसे कम से कम पथ लंबाई। तो यहां समझना, सबसे कम से कम पथ लंबाई से क्या मतलब है, ए और बी पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच दो। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि बीच में खड्डा आ रहा है, बीच में खंबा आ रहा है, बीच में घर आ रहा है, कोई मतलब नहीं। आप ये सोचो कि आपको हेलीकॉप्टर दे दिया है, बोला बेटा जा स्कूल जा, तो आप क्या करोगे, हेलीकॉप्टर से धरती से ऊपर उठोगे, डुक 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 डुक, अब बोला वो रहा स्कूल। अब बीच के बिल्डिंग किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूं 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 मुड़ना भी नहीं आपको सड़क के हिसाब से, सीधे सीधे जाओगे, वहां उतार दोगे स्कूल पे। या जैसे मान लो आपको वही एरोप्लेन पकड़ा दिया, बोले इस शहर से उड़ान भरो, उस शहर उतरना, तो अब आप ऐसे तो रास्तों में थोड़ी मुड़ोगे कि सड़क के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, ये सड़क मुड़ गई, ये हम मुड़ गए, ये मुड़ गए, ये मुड़ गए, नहीं, ऐसे सीधे जाओ ना घूम करके, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है आपके पास में। तो ये है हमारे पास में विस्थापन। कुछ नहीं देखना आपको, सीधी दिशा देखनी है, यहां जाना है, बात खत्म। ये हो गया विस्थापन। सबसे छोटी दूरी आप देख लो कि इसके लिए और कोई सबसे छोटी दूरी हो ही नहीं सकती, सबसे सीधी लाइन जो है वही सबसे छोटी दूरी होगी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे शॉर्टकट होता है ना, सबसे छोटा रास्ता जो पॉसिबल है, उसी को ही हम लोग विस्थापन बोलते हैं। बस इतनी सी बात है।
और विस्थापन कैसी राशि है हमारे पास में? सदिश राशि है। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो एक बार पहले, फिर अपन इसके एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे। तो हमने कहा यह सदिश राशि है। कैसे है सदिश राशि? अब जब छोटे से छोटा रास्ता ले लिया आपने, तो अब आप दिशा बता सकते हो ना। ये 3 किलोमीटर तो चलो ये ऊपर वाले का है ना, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 3 किलोमीटर तो लेट्स से इसका है रास्ता। अब ये जो नीचे मैंने बनाया है ब्लू से, इसको ब्लू से ही करते हैं मैंने जपन, तो ये लीजिए ब्लू कलर ही ले लिया मैंने वापस से। इसको लेट्स से शॉर्टेस्ट है ना सबसे, ये मान लो 2 ही किलोमीटर है और सबसे छोटा रास्ता यही है, लेट्स से इसको डी से नाम दे देता हूं मैं। तो अब आप दिशा भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे चारों दिशाओं में, ये बेटा याद कर लेना है ना, बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा। उत्तर ये, दक्षिण ये, पूर्व ये और पश्चिम ये। तो यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई? देखो यहां से जब यूं चल रहे हैं तो ये पूर्व दिशा में हो गया, तो मैं कहूंगा 2 किलोमीटर पूर्व में। आई बात समझ में सबको? लेकिन किसी भी और एग्जाम्पल में ऐसा कह नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि वहां तो दिशा चेंज हुए जा रही है ना, बार बार कैसे बोलोगे आप? बोल ही नहीं सकते आप। यहां आप बता सकते हो कि विस्थापन के पास में दिशा होती है। तो जैसे हवाई जहाज से कोई जा रहा है तो वो बोलेगा विस्थापन बताओ, इस शहर से उस शहर का कितना विस्थापन है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो दूरी नहीं पूछेगा। कोई पानी के जहाज से अगर जा रहा है तो वो विस्थापन पूछेगा, दूरी नहीं पूछेगा आपसे। वहां विस्थापन की बात होगी क्योंकि सीधे जाना है, ऐसे मुड़ते पुड़ते नहीं जाना। आई होप आपको ये बात क्लियर है हुई होगी। अब अपन है ना एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, उससे थोड़ा सा और इसको अपन समझेंगे। तो हमने कहा लेट्स से उदाहरण संख्या, एक और उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे ही लिख लो आप। तो मान लो कि ये ना ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट से किसी वस्तु ने चलना शुरू किया। तो मान लेते हैं यहां तक ये वस्तु आई, तो ये है पॉइंट ओ, और लेट्स से ये वाला पॉइंट है हमारे पास में ए। ठीक है, तो ये वस्तु यहां से यहां तक चल करके आई। मान लो कि ये कितना किलोमीटर है? ए है ना जो 50 किलोमीटर दूर है, कितना? 50 किलोमीटर। अब बीच में यहां पर कहीं पर लेट्स से 30 किलोमीटर भी है, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास में लेट्स से पॉइंट बी, और ये कितना है? 30 किलोमीटर दूरी पर है। मतलब ओ से अगर इसका डिस्टेंस देख रहे हैं ना तो कितना है? 30 किलोमीटर। और मान लीजिए यहां पर एक और पॉइंट है जिसको हमने कहा है सी, और इसका डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर। तो वस्तु ने क्या किया? चलना शुरू किया। चल करके पहले तो यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां पहुंची, फिर यहां से निकली, वापस यहां से निकली, आई, फिर ये निकली, फिर यहां तक आई, फिर यहां तक आ गई। मान लो ऐसा कुछ सीन है हमारे पास में। तो मैं कुछ कुछ यहां पर बातें लिखने वाला हूं, सुनना, ध्यान से सुनना। एकदम सीधा लाइन है, सीधे रास्ते पे चल रही है, एकदम ऐसे चल रही है वस्तु, कोई मुड़ उड़ नहीं रही, कहीं पर कहीं भी नहीं मुड़ रही। तो यहां पर अपन है ना कुछ कुछ बातों का डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पथ लिख रहा हूं, पथ, विस्थापन और दूरी। तो 3 पॉइंट्स बना रहा हूं मैं, एक तो लिख रहा हूं पथ, और एक लिख रहा हूं विस्थापन, और एक लिखूंगा दूरी। और आपको सबके आंसर देने कि यहां पर विस्थापन कितना होगा, दूरी कितनी होगी, इस तरह से आपको बताना। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए वस्तु जो है ओ से कहां पहुंची? ए तक पहुंची, तो विस्थापन कितना होना चाहिए? तो ओ से ए तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा? यही तो है, सीधा ही तो जाना, और कोई रास्ता ही नहीं। मैं कह रहा हूं और कोई रास्ता ही नहीं है इस वाले केस में। तो आपने कहा कि सर कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये तो फिर 50 किलोमीटर ही है। अच्छा ठीक है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है? जो दिख रही है वही है, इसमें क्या? यही है सर, और कोई तो रास्ता ही नहीं है सर यहाँ पे। तो ठीक है, यही है, बस यही है, बात खत्म। और अगर है भी तो मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि विस्थापन और दूरी बराबर ना हो, हर बार अलग हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर हो सकते हैं। अच्छा फिर चलो वापस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो वस्तु है मान लीजिए ओ से ए गई और ए से वापस से सी पर आ गई, ए से बी पर लेते हैं, चलो पहले बी पर लाते हैं इसको, फिर सी पे लाएंगे। तो पहले ओ से ए गई, फिर ए से हमारे पास बी पर आ गई, ओ से ए गई और ओ से ए से बी।
तो अब मैं पूछ रहा हूं टोटल विस्थापन कितना है और दूरी कितनी है। तो दूरी तो कितनी होगी, देखो ओ से ए कितना किलोमीटर चली, 50 किलोमीटर, प्लस यहां से यहां तक कितना चली, ये कितना होगा, देखो ये वाली दूरी कितनी है बताओ, इतनी इतनी। 50 से 30 के बीच का कितना दूरी होगी, 20 होगी कि नहीं होगी, बोलो। और कैसे निकाली, अरे भाई 50 में से 30 को माइनस कर दिया, भाई यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 50 है, तो ये 20 का तो 20 ही हुआ ना, 30 31 32 33 50 तक 20 ही तो आया, माइनस करोगे तो ये 20 है। तो 50 और 20 किलोमीटर को ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे ये कितना है हमारे पास में, 30 किलोमीटर। लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ओ से लेकर के बी तक की डायरेक्ट दूरी कितनी है। मैं घूम फिर करके नहीं जवाब देना है मेरे को, सीधे बताओ, मैं नहीं आ रहा घूम के। तो मैंने कहा कि ओ से बी तक की अगर सीधी दूरी देखनी है ना आपको, तो ये वाली देखोगे आप, ये बस ये जो ब्लू से बनाई मैंने, ओ से बी कितनी है, ओ से बी बोला 30 किलोमीटर, यहां लिखोगे 30 किलोमीटर, बात खत्म। मेरे को मतलब नहीं तुम घूम के आए, तुम थक के आए, मेरे को नहीं मतलब, मेरे को सीधी दूरी देखनी है, सीधी दूरी, सिंपल। फिर मैंने कहा कि चलो मान लो अगर वस्तु ओ से ए गई, ए से बी गई, और मान लो ए से बी से कहां आ गई, हमारे पास में सी पर आ गई। या एक काम करो ना, सीधा ही यूं लिख लो इसको आप कि वस्तु जो है वो ओ से ए गई और ए से सीधा ही सी पर आ गई। मतलब हमने इसको अवॉइड किया ताकि लिखने में थोड़ा आसान रहे, यूं गई और यहां से सीधा ही यहां आ गई, इतना चल करके वापस यहां तक आ गई। तो अब मैंने कहा ओ से ए गई और ए से यहां तक आई, तो दूरी कितनी चली, टोटल कितना चली, तो बोला यहां से यहां तक कितना हुआ, 50। तो आपने बोला 50 किलोमीटर चली, और यहां से वापस यहां तक आई, ये कितना होगा, 10 से 50 कितना होगा, 40। बोला सर 40 किलोमीटर। तो वस्तु कितना चली, बोला 90 किलोमीटर चली। लेकिन अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो पकड़ना इस पॉइंट को, मैं कह रहा हूं ओ से सी की ही तो बात हो रही ना। विस्थापन में मेरे को बस ये देखना है, ये प्रारंभिक पॉइंट देखना है और अंतिम पॉइंट देखना है। इधर भी यही किया था, प्रारंभिक देखा था, अंतिम देखा था, बीच के रास्ते से मतलब नहीं, तुम दुनिया घूम के आ जाओ, मेरे को नहीं मतलब उससे। भाई दूरी में तो एग्जैक्ट देखना है, जो हुआ है वही। जैसे अगर अपन कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो अपन दूरी चलते हैं, अपन विस्थापन नहीं चलते। लेकिन विस्थापन में एक्चुअल डिस्टेंस देखना है कि बस यहां से यहां तक का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। और जैसे ही हम सबसे छोटा रास्ता देखते हैं तो उसमें दिशा अपने आप आ जाती, लेकिन लंबा रास्ता है तो दिशा नहीं आती। तो यहां पर आप देखो ओ से सी, मैंने कहा सीधा ओ से सीधा, ओ बीच वाले का मेरे को मतलब नहीं। तो सीधा अगर ओ से सी देखूंगा मैं, तो इसका लेंथ मेरे पास में कितना है, 10 किलोमीटर। तो विस्थापन मेरे पास में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। क्या ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से बोलो। एक मैंने लिखने में यहां गलती की है, 50 और 20 70 आएगा, ठीक है, यहां पे 70 आएगा। अब एक चीज आप सबको नोटिस करनी है, क्या भाई फर्स्ट वाले केस में दूरी और विस्थापन बराबर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। सेकंड वाले केस में विस्थापन 30 है लेकिन दूरी 70 है, 70, तो दूरी ज्यादा है। और इस वाले थर्ड वाले केस में हमारे पास में अगर आप देखोगे तो विस्थापन 10 है और दूरी 90 है। दूरी बहुत ज्यादा है यार इनमें और विस्थापन हमारे पास में कम है। तो एक चीज हमें हमेशा देखने को मिलती है, इसको पढ़ना, इसको समझना, छोटी सी लाइन लिखूंगा मैं यहां पे, कि जो विस्थापन है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है दूरी से। भाई हद से हद क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। आपसे कभी पूछे क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। भाई बड़ी वैल्यू अगर मिलेगी तो दूरी की मिलेगी, कभी भी विस्थापन की वैल्यू दूरी से बड़ी नहीं मिलेगी। बस फर्क इतना सही है कि जब हम विस्थापन लिखते हैं तो एक दिशा हम लोग मेंशन कर सकते हैं, दूरी में नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ओ से वस्तु यहां गई, यहां से यहां आई। अब आप मेरे को बताओ यहां से यहां गई तो दूरी, जो दिशा चली मान लो वो पूर्व दिशा है, फिर यहां से पीछे जब आई तो वो तो फिर हमारे पास पश्चिम दिशा हो गई। तो अब मैं बोलूंगा क्या कि पूर्व में चली कि पश्चिम में चली, कंफ्यूजन, एक दिशा नहीं आ रही। अगर मैं एक दिशा बोल पाऊं तो वो चीज अपने आप विस्थापन बन जाती है। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं वस्तु केवल ओ से सी चली तो एक दिशा मिल रही है मेरे को कि यूं चली वस्तु, इस दिशा में चली, बस बात खत्म, तो उसकी दिशा हो गई वो विस्थापन है।
आई बात सबको समझ में? एक एग्जांपल मैं छोटा सा और लूंगा ना, तो उसमें से काफी आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो कि एक हमारे पास में एग्जांपल और है, एक वस्तु है, उसने ना, एक व्यक्ति है, मान लो एक इंसान है, उसने एक पार्क है उनके घर के सामने, गोल पार्क है, ऐसा एकदम बढ़िया गोल सा एकदम पार्क है, तो वहां पर उन्होंने चलना शुरू किया ऐसे, ठीक है। इसका केंद्र थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, उसका सेंटर पार्क का, तो ये मान लीजिए कुछ ऐसे उसका व्यास है, ये उनका गेट है, वो यहाँ से एंटर किए हैं और यहाँ से चलना शुरू कर दिए हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अब ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किए, घूम करके पूरा वापस आ गए। तो अगर मान लो जो पथ है वो क्या है, ए से ए है, घूम करके वापस अपनी जगह वापस आ गए भैया, तो हमारे पास में दूरी क्या होगी, और अगला सवाल विस्थापन क्या होगा। अब यहां पर आप लोग है ना, विस्थापन ज्यादा आसानी से बता दोगे, दूरी बताने में परेशान होगे। तो विस्थापन असल में देख लो क्या होगा, 0, कि जहां से शुरू किया था घूम के वहीं आ गया वापस। तो शुरू की पोजीशन में और आखिरी पोजीशन में क्या फर्क हुआ, फिर कोई फर्क नहीं हुआ। स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई पथ ही नहीं है, कोई लंबाई ही नहीं पथ की, तो उसको तो हम 0 बोलेंगे फिर। तो विस्थापन इसका मतलब, अच्छा यहां पर एक कंक्लूजन और भी निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला, इसको कहीं मेंशन कर लेना, कि विस्थापन 0 भी हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। विस्थापन का मान 0 हो सकता है, समझ गए सारे स्टूडेंट्स, कि विस्थापन का मान 0 हो सकता है लेकिन दूरी का मान जो है हमारे पास में 0 नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ये वस्तु चल कर के आई ना इधर इतना, तो एक वृत्त का ये क्या होती है, परिधि होती है ना, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, परिधि, जैसे गोल चक्कर लगा के आई, तो क्या निकालते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है हमारे पास में, क्या होती है, 2πr, वृत्त की परिधि है हमारे पास में 2πr। तो ये 2πr चल करके आ गया असल में। अब ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखेंगे, आर की वैल्यू त्रिज्या के बराबर है, जो भी त्रिज्या होगी उस वैल्यू को रखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो नंबर ही आएगा ना, कुछ ना कुछ तो नंबर ही आएगा। अब चलो मान लो कि अगर इसी केस में हमारे पास में जो पथ है वो ए से बी है, तो दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। तो वो व्यक्ति चल के यूं जा रहा है, देखो यहां से टक 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 टक, मतलब आधे वृत्त का चक्कर लगा लिया उसने, आधा चक्कर, ये पूरा चक्कर है, आधा चक्कर मतलब 2πr का आधा, उसमें 2 का भाग लगा दिया, आधा कर दिया उसको। 2 का किसी भी चीज में भाग लगाते हैं तो वो आधी हो जाती है, जैसे 100 में 2 का भाग लगाते हैं तो 50 हो जाता है, जस्ट आधा हो गया ना हमारे पास में। तो एक चक्कर का 2 का भाग लगा दोगे एक चक्कर में, तो वो एक चक्कर का आधा हो जाएगा। तो 2πr का भाग लगा दिया इसमें, और हम लोगों ने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। लेकिन अब समझना, अगर ए से बी तक के मेरे को पूछ ले कि नहीं नहीं भाई साहब आप तो हमको वो बताओ, क्या विस्थापन कितना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, तो वो घूम करके नहीं है, वो तो सीधा है, ये सीधा, भले बीच में पेड़ वेड़ हो उससे मतलब नहीं, हमको तो पूछा है। तो हमने कहा जो शॉर्टकट सीधा रास्ता होगा ना, वो तो देखो ऐसे होगा कि ये तो हमारे पास में होता है डायामीटर, ये पूरा क्या है हमारे पास में डायामीटर होता है, आधा व्यास आधी त्रिज्या है, आधी त्रिज्या है, दोनों को जोड़ देते हो डायामीटर आता है। तो हमने कहा जो इसका डायामीटर होगा वही विस्थापन होगा, जो 2r की वैल्यू होगी वही हमारे पास में आंसर होगा। आई होप आप लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं। एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को कि ये जो सारा टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, सरल रेखीय गति। भाई सबसे आसान तरह की जो गति है पहले हम लोग वो पढ़ रहे हैं, सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति भी इसको बोल सकते हैं।
ये तो सिंपल लीनियर मोशन है, हमारे पास सरल रेखा में गति है। आई होप समझ गए सारे स्टूडेंट्स। एक आध क्वेश्चन है, देखो ये वाले हमारे पास में पाठ्य निहित प्रश्न है। क्या है प्रश्न? एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हां तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो एक वस्तु के द्वारा क्या किया गया, कुछ दूरी तय की गई, तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो अभी अभी हम पीछे देख करके आए हैं कि हाँ विस्थापन शून्य तो हो सकता है, कि हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है। जब वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति समान होती है, जब वस्तु की तो हम कह रहे हैं हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है जब वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति समान हो सकती है। उदाहरण के लिए वृत्ताकार पथ ले लो भले, कि एक वस्तु ने शुरू किया, जहां से शुरू किया वहीं आके वापस खत्म किया। ये ए बिंदु है, घूम फिर करके वस्तु वापस से कहां पर आ गई, ए बिंदु पर आ गई। तो इस केस में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जब जो वस्तु है वापस अपनी उसी जगह पे आ जाती है जहां से उसने सफर शुरू किया था, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन जो है वो शून्य है। लेकिन हाँ दूरी तो 2πr है, एक चक्कर में, दो चक्कर में 3πr, वो एक 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 ऐड होता जाएगा हमारे पास में। समझ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? वैसे 3πr नहीं होगा, 4πr होगा, देख लेना, है ना, वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसको आप समझा सकते हैं सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप इसको थोड़ा सा और लिख करके समझा सकते हैं कि यदि इस वृत्ताकार गति के उदाहरण में देखें कि वस्तु ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और घूम करके वो वापस ए पर ही आ गई, तो हम कहते हैं कि वस्तु जो है वो वृत्ताकार गति कर रही है और उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो जाता है। जब वो उसी बिंदु पर वापस आई थी जहां से उसने सफर को शुरू किया था, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो जाने के कारण उसका विस्थापन 0 हो जाता है। जबकि दूरी के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी चले हैं तो चले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस आ गए तो आ गए, लेकिन दूरी तो तय हुई है। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमारे पास में और है। एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास में, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लग रहा कि आज की क्लास में इसको लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में थोड़ा सा खुद से देखने की कोशिश कीजिए। आंसर मत देखना इसका कहीं से भी, आंसर देखोगे तो परेशानी होगी थोड़ा सा आप खुद से करने की कोशिश करो। अगर हो जाता तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर इसको मैं कराऊंगा अगली क्लास में, फिर अगले टॉपिक से अपन आगे बढ़ेंगे। और एक थर्ड क्वेश्चन ये भी है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार फटाफट से। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? तो यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। क्या ऐसा है क्या, या विस्थापन शून्य हो सकता है? बोलो। तो यह शून्य नहीं हो सकता है, तो विस्थापन तो शून्य हो सकता है। मतलब पहला वाला तो स्टेटमेंट गलत है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो कायदे से देखा जाए तो दोनों ही गलत है ना। कायदे से देखा जाए तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या लिखा है, यह शून्य नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी नहीं हो सकती। विस्थापन हमारे पास में शून्य हो सकता है। भाई कोई चीज चली, वापस घूम करके अपनी उसी जगह पर आ गई, जैसे मैं यूं गया वापस अपनी जगह पे आ गया, तो मेरी प्रारंभिक स्थिति और मेरी अंतिम स्थिति तो सेम ही है, तो विस्थापन तो शून्य हो सकता है ना। लेकिन ये कह रहा है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो विस्थापन के लिए कौन सही है, ये नहीं हो सकता शून्य, लेकिन विस्थापन तो शून्य हो सकता है ना यार। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा बोला इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, तो ये तो गड़बड़ी है, वैसे ही गड़बड़ है कि परिमाण अधिक हो ही नहीं सकता, कि विस्थापन या तो कम होगा या हद से दूरी के बराबर हो जाएगा तय की गई दूरी के, कभी भी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता।
तो दोनों का ही आंसर बड़ा सरल है, आप लिख सकते हैं खुद से भी, पढ़ चुके हैं अपन। तो स्टूडेंट्स आज की इस कक्षा को अपन यहीं खत्म कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इन टॉपिक्स के तो जितने क्वेश्चंस करो आप कम हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेम तरह के क्वेश्चन जो हैं टेस्ट में भी हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।